नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि के 21वें स्थापना दिवस पर सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की प्रगति सारे दुनिया को नजर आएगी। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोला है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का उसमें पूरा सहयोग रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई। धामी ने कहा, हमारी योजना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को साल 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ने की योजना है। इससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए। राफेल जेट फाइटर को लेकर फिर से सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर 65 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने नई रिपोर्ट जारी कर कहा कि रिपोर्ट के अंदर कई सालों पहले आईएनसी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब है आई नीड कमीशन, और गांधी परिवार ने करीब 65 करोड़ रुपए की कमीशन ली है। और संबित पात्रा ने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस का राज रहा है घोटाले का राज। साथ ही संबित पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सीधा पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अब इस बीच फिर से राफेल को लेकर सियासी घमासान देश में बन चुका है और कांग्रेस और राफेल डील में कथित घूसखोरी को लेकर विपक्ष के हल्ला मचाने के बीच नई रिपोर्ट आई। नई रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन बताया और कहा कि राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, साल 2013 से पहले इस डील के लिए 65 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। बीजेपी के प्रवक्ता पात्रा ने कहा कि किसकी सरकार में डील हुई ये पता चल गया है। 2007 और 2012 के बीच जो राफेल की डील की गई थी उसमें ये घूस दी गई थी। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीपी और एनसीपी के बीच शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। दरअसल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने कई सबूत पेश करते हुए कहा कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। तो वही नवाब मलिक ने पलटवार करते हुए फडणवीस के आरोपों को गलत बताया और साथ ही कहा कि बुधवार को वो अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक अब क्या कुछ नए खुलासे करते हैं। मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीपी और एनसीपी के बीच शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। एक ड्रग्स पैडलर के साथ पत्नी का नाम जोड़ने से नाराज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मलिक की कंपनी ने उन लोगों से जमीन खरीदी है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं। यह जमीन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। तो वहीं नवाब मलिक ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि फडणवीस ने राई का पहाड़ बनाकर इस मामले को पेश किया। नवाब मलिक ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद बम फोड़ने की बात कही थी, लेकिन कोई भी बम नहीं फूटा। मलिक ने कहा कि वो अब बुधवार सुबह 10 बजे अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया। भाषण के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ। आज देश के दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार को गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को समर्पित बताया। हालांकि यूपी चुनावी मूड में है, जिसको लेकर राजनेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए रेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं रविवार और सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। आपको बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम दिवाली से स्थिर हैं। भारतीय पेट्रोलियम कंपनी ने मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। नई कीमतों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपए 97 पैसे जबकि डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर टिका है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे जबकि डीजल 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाला राज्य टैक्स यानी कि वैट हटाया था। उपचुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विकासात्मक कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने के निर्देश जारी किए गए। मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित भर्ती मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी तरह एक्शन मूड में हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में विधि विभाग के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा करवाई जा रही भर्तियों के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में उन तमाम भर्तियों पर चर्चा हुई जो फिलहाल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द उच्च न्यायालय में इस बाबत जवाब दाखिल किए जाएं ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेसीसी की बैठक को जल्द कराने की बात कही है। कोरोना महामारी की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने श्रमिक मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि सरकार के इस निर्णय से अकुशल और श्रमिक मजदूरों को महंगाई भत्ता बढ़ने से राहत मिलेगी। वहीं साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मजदूरों के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने श्रमिक मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। आपको बता दें कोरोना महामारी झेल रहे श्रमिक मजदूरों के वेतन में दिल्ली सरकार ने बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते की नई दरें 1 अक्टूबर से मानी जाएंगी। साथ ही कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 19,291 से बढ़ाकर 19,473 रुपए किया गया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान ये कदम उठाए गए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बढ़ते प्रदूषण और यमुना नदी के गंदे पानी ने सर्द मौसम के बीच राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी बहस जारी है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि अभी तक यमुना नदी साफ नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने 5 सालों में क्या किया है, तो वही आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए हरियाणा सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ दिया है। नेताओं की बयानबाजी के बीच आम जनता यमुना नदी के गंदे पानी में छठ पूजा मनाने पर मजबूर है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति जारी है। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है, तो साथ ही यमुना नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है। नदी का पानी गंदा और झागनुमा दिखाई दे रहा है। ऐसे में छठ पूजा के दिन उसी गंदे पानी में व्रत रख रही महिलाओं के डुबकी लगाने को लेकर बीजेपी और आप के साथ साथ कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर यमुना के प्रदूषण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी ने
हरियाणा सरकार पर समय से यमुना में पानी न छोड़ने का आरोप लगाकर जवाब दिया। पूरे देश में कोरोना वायरस के रोजाना मामलों में कमी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में डेंगू ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि डेंगू ने पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में भी डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर अब बढ़ता जा रहा है। आलम तो यह है कि लोग अब घबराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में ही एक हफ्ते में डेंगू के 1000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं यूपी में भी 2016 के बाद इस साल सबसे ज्यादा मामले आए हैं। पंजाब में तो हालात और बुरे हो गए हैं, यहां पैरासिटामोल की कमी पड़ गई है। राजस्थान में डेंगू की तबाही जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी 1100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मरीजों के अस्पतालों में अलग अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड राज्य 21 साल का हो चुका है। इन 21 सालों में क्या खोया क्या पाया, हर साल इसकी चर्चा होती है। लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो जो भी सरकारें उत्तराखंड प्रदेश में मौजूद रही, तमाम सरकारों ने कोशिशें की हैं विकास को दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाने की। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो काफ़ी विषम है और इसी के चलते अलग राज्य उत्तराखंड की मांग हुई और साल 2009 नवंबर को अलग राज्य उत्तराखंड का गठन हुआ और इसके साथ ही उत्तराखंड की अब विकास कार्य भी लगातार चलते आ रहे हैं। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो धामी सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि कनेक्टिविटी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और मौजूदा समय में क्या कुछ दिक्कतें आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं, इसको लेकर भी तमाम घोषणाएं यहाँ पर लगातार की जा रही हैं और घोषणाओं के साथ ही शासनादेश भी लगातार जारी हो रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम घोषणाएं की हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का सतत विकास होता रहेगा। रोहतक की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद न होने से नाराज किसानों ने आज जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि वह सुबह से ही अपनी धान की फसल बेचने के लिए अनाज मंडी में पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें गेट पास नहीं मिला। नाराज किसानों ने मंडी के गेट के बाहर ही अपने ट्रैक्टर ट्रेली को खड़ा कर दिया और 1 किलोमीटर तक लंबी ट्रैक्टर ट्रेली की लाइनें लगी, जिसके बाद काफी देर तक वह नारेबाजी करते रहे। उसके बाद वह अपनी ट्रैक्टर ट्रेली लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां पर पहुंचते ही आला प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज किसानों ने ट्रैक्टर ट्रेली को रोड पर ही खड़ा कर दिया, जहां लंबी लाइनें लगी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम रोहतक सैनी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जो है किसानों को समझाया और आश्वासन दिया कि गेट पास में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, अब आगे से उसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और सारी धान की फसल खरीदी जाएगी। यमुनानगर के बहुत खाद न मिलने से किसान भड़के और संजय गांधी चौक में लगाया जाम। सुबह 2 बजे से लाइनों में लगे हुए किसानों को 9 बजे तक डीएपी खाद न मिलने व उच्च अधिकारियों द्वारा संतुष्ट जवाब न मिलने से किसान भड़क गए और भड़के किसानों ने हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे नंबर 9 रोड जाम कर दिया। इस दौरान रतिया टोहाना व रतिया फतेहाबाद जाने वाले सभी मार्ग किसानों ने बंद कर दिए। जाम के दौरान सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए, जिससे सभी मार्ग बंद हो गए। किसानों का आरोप है कि 3 दिन पहले उन्होंने जाम लगाया था और उस दौरान उच्च अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मंगलवार सुबह उन्हें खाद मिल जाएगी और रतिया के लिए 5000 डीएपी खाद देने का आश्वासन दिया था, मगर किसानों को आज खाद नहीं मिली और संतुष्ट जवाब न मिलने से किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें खाद न मिली तो वह रतिया में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय को भी सीज करेंगे। इस दौरान प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले में खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। आज गुस्साए ग्रामीणों ने अनाज मंडी पर ताला लगाकर गुस्से का इजहार किया। किसानों का कहना कि वो लगातार खाद के लिए मंडी के चक्कर लगा रहे हैं। खरीद केंद्रों के भी यहाँ घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। लगातार अधिकारियों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता है, उसके बावजूद उन्हें खाद नहीं दिया जाता। अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद खाद न मिलने के कारण
किसानों का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। अधिकारियों ने काफ़ी समझाइश के बाद किसान जो है माने और किसानों को कहा गया है कि एक जो मालगाड़ी है वो खोरी स्टेशन पर खाद को लेकर उतर चुकी है और जल्दी ही खाद केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा और कल से खाद का सुचारू रूप से वितरण किया जाएगा। इसी को आश्वासन मिलने के बाद ही किसानों ने मंडी का ताला खोला। साइबर सिटी गुरुग्राम में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही है। गुरुग्राम में लगभग 4 लाख से ज्यादा पूर्वांचली लोग रहते हैं और इसी को लेकर गुरुग्राम में अलग अलग अस्थायी रूप से छठ पूजा के लिए घाट बनाए गए हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करने पहुंचेंगे तो वहीं पर बसई के तालाब पर होने वाली छठ पूजा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि ओम बिहार में नगर निगम द्वारा 9 कनाल जमीन में परमानेंट छठ घाट बना दिया गया है, जिससे कि आसपास के पूर्वांचली लोगों में खुशी की लहर है और इसी को लेकर वहां पर आसपास के लोग काफी उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। अपने मुश्किल दौर से निकलकर शिल्पा शेट्टी आजकल हिमाचल प्रदेश की वादियों में पहुंची हैं। शिल्पा शेट्टी जिला कांगड़ा के धर्मशाला पहुंची हैं और मैक्लोडगंज में रुकी हुई हैं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी जिला कांगड़ा के सभी शक्तिपीठों में पहुंची। बात में अगर ज्वालामुखी की करूं तो सबसे पहले उन्होंने मां ज्वालामुखी में अपना शीश नवाया। वहीं उन्होंने बगलामुखी, जो शत्रु नाशक माता कही जाती है मां बगलामुखी, वहां पर उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान भी किया। अपने पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी जो है वो मां चामुंडा देवी के दरबार भी पहुंची, जहां उन्होंने शीश नवाया। वहीं पर उनको चुन्नी चढ़ा करके जो है वो आशीर्वाद जो है वो मां चामुंडा देवी का शिल्पा शेट्टी को मिला। अपने मुश्किल दौर से निकलकर शिल्पा शेट्टी जो है एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, एक सुकून का लम्हे बिताने के लिए हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में यहाँ पहुँची हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।